नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश और इस पूरे साल में हमारा पहला एपिसोड निवेश की एबीसीडी का, जहां पर हम आपको मिलाते हैं बाजार की एक ऐसी आवाज़ से, निवेश जगत की एक ऐसी आवाज़ से जिनकी सलाह सुनकर, जिनकी बाजार की समझ को सुनकर आप जो है अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं और इक्विटी बाजार में निवेश को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आज भी इसी तरह के महारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करती हूँ दिनचर्या रानी, MD CEO हीलियोस म्यूचुअल फंड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। नए साल का आगाज आपके लिए कैसे रहा? चलिए शुरुआत इससे करती हूं मैं। न्यू ईयर कैसे बनाया आपने, कैसा रहा? कविता जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जो थोड़ा लेट हो गया दिन में, बट स्टिल इट्स बेटर। हाँ जी, तो न्यू ईयर की शुरुआत तो खैर हमेशा मैं अपने डेस्क से ही चालू करता हूँ। अच्छा। और के लिए बिकॉज मेरे लिए मेरा काम ही मतलब रिटर्न जनरेट करना हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, वही हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। तो इसलिए वैसा, और एक्चुअली सेलिब्रेट हम ज्यादा करते नहीं है क्योंकि एनीवे आपने बॉम्बे की हालत देखी हुई है कि अगर जो आप निकले बाहर सेलिब्रेट करेंगे तो प्रॉब्ली रास्ते में ही सेलिब्रेट करेंगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट बॉम्बे की आप क्या बात कर रहे हैं, दिनशो मैं नैनीताल गई हुई थी अपनी छुट्टी में और वहां मैंने बॉम्बे का ट्रैफिक मिस ही नहीं किया। आप यकीन मानिए, वहां पर इतने ज्यादा टूरिस्ट थे, मतलब लग रहा था कि सेम ही है बॉम्बे में या वहां, कोई फर्क नहीं है, इतनी भीड़ तो सब जगह थी। बहरहाल, आपने कहा कि रिटर्न कमा कर देने की कोशिश होती है, मेरे ख्याल से वो हर फंड हाउस की होती है, हर उस तरह का शख्स जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है निवेशकों के पैसों को दुगना करने की, उनके लिए अब 2025 का साल कैसा रहने वाला है? अब तक मैं भविष्यवाणी तो खैर उम्मीद नहीं करती हूं आपसे, लेकिन अब तक के जो हमें फिलहाल ट्रेंड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर एक मंत्रा 2025 का निवेशकों को आप देना चाहें तो वो मंत्रा आपकी तरफ से क्या होगा? आपके इतना साल का अनुभव बाजार में, इतना साल से आपने जो है तमाम फंड्स को संभाला है, अभी बकायदा आपने एक AMC की कमान संभाली हुई है, क्या समझ में आ रहा है अपनी समझ के हिसाब से? कविता देखिए, एक्चुअली बाजार में 4 P होते हैं। जैसे मार्केटिंग के 4 P होते हैं ना, वैसे मार्केट के भी 4 P होते हैं। और वो P होते हैं, एक होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो खैर हमारा टचवुड बहुत बढ़िया रहा है। कभी कोई ऐसा साल नहीं रहा, या तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं रहा जहाँ पे डिसाइसिवली वोट दिया है पब्लिक ने, और कोएलिशन गवर्नमेंट्स भी रही हैं और वो काफी अच्छे काम किए हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी कोएलिशन पॉलिटिक्स चालू हो गया अभी नई नई गवर्नमेंट के साथ, तो पॉलिटिक्स उसमें कोई सवाल नहीं उठा। ठीक है। दूसरा पी होता है हमारा पॉलिसी रेट्स का। भी पॉलिसी रेट्स भी आप देखिए कि आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा सहमा सा रह गया है, अभी थोड़ा कमी नीचे आ रहा है। तो उसके चलते हमें लगता है कि फरवरी में शायद RBI जाके एक रेट कट का साइकिल चालू करे। तो वो भी एक्चुअली पॉजिटिव। और एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कट जब होते हैं तो काफी डिफरेंट चीजें हो जाती है। एक तो पहला तो सीधा आपका जो कॉस्टिंग होता है, इंटरेस्ट रेट जो आप इंटरेस्ट भर रहे हैं वो आपका कम हो जाता है। जो कंज्यूमर होता है, जो लोन लिए हुए हैं, उनका भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो गए उनके लिए। और तीसरी जो इम्पैक्ट होती है वो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी और कंजम्पशन की बता दी। और तीसरी होती है वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन में आप नॉर्मली DCF मॉडल बनाते हैं जहाँ पे आप एक डिस्काउंट लगाते हैं, डिस्काउंट रेट लगाते हैं जो इंटरेस्ट रेट के लगते होता है। जैसे ही डिस्काउंट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो इसलिए आपका जो फ्यूचर वैल्यू है आपकी ज्यादा दिखने लगती है। इसलिए वैल्यूएशन एक्सपैंड हो जाते हैं। और इसलिए वो अच्छा होता है मार्केट के लिए, हर एक मार्केट के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए स्पेशली। तो ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सा पहर है। बहरहाल ये सब कहने के बाद अभी लास्ट दो जो पीस हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है उन दोनों की भी बात कर ले। ये दो अच्छे वाले थे, तो बुरे वाले मैंने साइड में रखे थे। जो जो तीसरा पी होता है वो होता है पोर्टफोलियो फ्लोज का पी। तो वो पी में आप देखेंगे तो आज की तारीख में डोमेस्टिक तो काफी स्ट्रांग ही है। डोमेस्टिक में हमने कोई नमी नहीं देखी है, उल्टा डोमेस्टिक में हमने बिल्कुल स्टेडी एक पेस देखा है, वो बहुत अच्छा है हमारे मार्केट के लिए। लेकिन जो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वहां पे हमने देखा है कि काफी हद तक बेचाली आ रही है। और ये जो जोरों की बेचाली आ रही है वो मेनली उनके चलते ही होती है हमेशा, क्योंकि वो
तोड़ तोड़ के माल भेज देते हैं, उनको निकलना होता है तो कर लेते हैं। और वो हमें लग रहा है कि और कोई रीजन नहीं है वहां पे, क्योंकि हम पहले हम सोचते थे चाइना था, क्या दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में बिचाली चालू है। एक ही मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है हमारा यूएस। और यूएस का आई थिंक ट्रेड जो है वो ट्रम्प ट्रेड के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि वो जब आएंगे नया ऑफिस लेंगे, नई नई पॉलिसीज अनाउंस करेंगे। और एक्चुअली आप देखिए वहां पे इंटरेस्ट रेट कट साइकिल चालू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो टी बिल रेट्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स के रेट्स हैं, वो कम नहीं हुए, उल्टे बढ़ ही गए। और वो इसलिए है क्योंकि उनकी पॉलिसीज काफी इन्फ्लेशनरी है ट्रम्प जी की। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक पैसा जारी रहेगा। और हमारा प्रॉब्लम दूसरा हो गया जो हमारे चौथे पी के साथ रिलेटेड है, वो है पीई ऑफ द मार्केट, विच इज प्योरली वैल्यूएशंस हमारे बाजार के। आई थिंक वहां पे जाके अगर वो भी थोड़े एक्साइटिंग होते तो शायद हमारे जो एफपीआईज है इतने जोरों के नहीं निकलते, मे बी वो थोड़े रुक जाते, दूसरे मार्केट में ज्यादा बेचते। तो पीस की अगर जो बात करें तो लार्ज कैप के पी अभी भी कंफर्ट लेवल पे है। आप निफ्टी 50 की बात करें तो उनका पी आई थिंक 20 के आसपास बनता है। पिछले 10 साल का आप एवरेज देखें तो 20.5 का होता है, तो वो कंफर्ट लेवल पे है। लेकिन जो मिड कैप जो हमारा इंडेक्स है, या तो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पे पीस काफी ब्लोट हो चुके हैं। और उसके चलते आई थिंक थोड़ा पुट ऑफ भी होता है। और तीसरा और ये पीज ऑब्वियसली वैल्यूएशन जो होते हैं, वो एक उनका पी का जो ई होता है वो अर्निंग होता है। अर्निंग में भी हमें अभी थोड़ा डाउट होने लग गया है, बिकॉज आपने देखा जून क्वार्टर खराब था, सितंबर उससे भी खराब था, और हमें लग रहा है दिसंबर और भी खराब होगा। तो इसलिए आपके अर्निंग्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए पी आपका एक्सपैंड होते जा रहा है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। तो दो फैक्टर्स अच्छे हैं, दो फैक्टर्स खराब हैं। उनमें से मुझे लग रहा है जो ई का फैक्टर है, जो अर्निंग्स का फैक्टर है, वो एक बार इंटरेस्ट रेट कट साइकिल चालू होगा तो आपका वो ट्रफ हो जाएगा, मतलब बॉटम हो जाएगा वहां पे, और फिर वहां से आपको पिकअप दिखेगा। इसलिए जून क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो कंपैरिजंस होंगे वो काफी हद तक आपको अच्छे दिखने लगेंगे। और ऑब्वियसली सितंबर, क्योंकि काफी खराब क्वार्टर था, तो सितंबर तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो हमें लग रहा है कि ये दो जो फैक्टर है, आखिरी दो फैक्टर जो खराब है आज की तारीख में, वो इंप्रूव होना चालू होंगे जून क्वार्टर ऑनवर्ड से। इसलिए ओवरऑल बाजार भी हमें ऐसा ही लग रहा है। लार्ज कैप आपको एक सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ दे देगा, हाई सिंगल डिजिट। पर जो ब्रॉड इंडेक्स है हमारा, जो NSE 500 है, वो शायद आपको एक लो टू मिड सिंगल डिजिट रिटर्न देगा ये साल में। एंड मेनली हमें लग रहा है कि ये रिटर्न हमारे बैक एंडेड रहेंगे, मतलब सेकंड थर्ड क्वार्टर से ही चालू होंगे। रिटर्न्स के मामले में आपको टेपर डाउन करनी चाहिए अपनी उम्मीदें, जो अभी तक समझ में आ रहा है। लेकिन दिनशो, आपने एफपीआईएस का जिक्र किया। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मेरे ख्याल से हर वक्त जब बिकवाली शुरू होती है एफपीआईएस की तरफ से, तो ये ट्रेंड देखने को मिलता होगा। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में उनकी खरीदारी का एक रुझान आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसको कितना बल मिलता हुआ आप दिखाई दे रहे हैं? देखिए, डॉलर की मजबूती और जो बॉन्ड यील्ड एक रेंज में घूमती हुई दिखाई दे रही है यूएस की, वो काफ़ी समय से बनी हुई है जस की तस। और अब ट्रंप साहब के आने के बाद डॉलर के कमजोर होने की संभावना थोड़ी सी कमजोर हो गई है। ठीक है, अब ये भी एक मसला है। तो ऐसे में एफपीआईएस का रुझान प्राइमरी मार्केट की ओर और उनकी वापसी होना कितना हम देख पाएंगे? कविता, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि जो सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग होती है हाँ। उसका प्रेशर आपको इंडेक्स में दिखता है, लेकिन जो प्राइमरी मार्केट में बाइंग होती है उसका प्रेशर आपको इंडेक्स में, मतलब उसका अपसाइड आपको इंडेक्स में नहीं दिखता, क्योंकि ये सारे स्टॉक आउटसाइड द इंडेक्स होते हैं। तो वैसे आप देखें तो सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट का आप एडअप करें तो शायद ही सेलिंग हुई है, मतलब 100 मिलियन के आसपास कुछ सेलिंग हुई थी नेट नेट बेसिस, पूरे साल की बात करें तो आप सोचिए कि कितना उन्होंने प्राइमरी मार्केट में लिया है। लेकिन ये सारा डेरिवेटिव होता है कविता, क्योंकि एक्चुअली अगर जो फ्लोज नहीं होंगे तो आपके NFOs बंद हो जाएंगे, आपके सॉरी IPOs बंद हो जाएंगे, आपके सब ये जो ऑफर फॉर सेल होते हैं वो बंद हो जाएंगे, प्रमोटर सेलिंग बंद हो जाएगी, वो सब हो जाता है कि इट्स ऑल अ डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोज। तो ये फ्लो अच्छे रहते हैं तो ही ये सब आपको दिखने मिलता है। और दूसरा जो आपने बोला कि जैसे जो एक्चुअली ट्रम्प की जो पॉलिसीज सारी इन्फ्लेशनरी तो ही हैं, जो 4 मेजर पॉलिसीज उन्होंने अभी तक अनाउंस किए, मतलब जो उनके मन में है बोलने को। तो वो हमें लग रहा है कि उसके चलते अगर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा यूएस की इकोनॉमी पे, तो डॉलर कभी किसी हाल में वीक नहीं हो सकता। उनको चाहिए एक वीक डॉलर, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि फेड को
काफी हद तक अपना इंटरेस्ट रेट मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, आपको 4.8 4.9% 30 ईयर टी बिल रेट मिल रहा है, तो आप इमर्जिंग मार्केट में क्यों आएंगे जहाँ पे आपको रिटर्न ही कोई 6-7% दिख रहा है ऑन डॉलर बेसिस। और इंडिया में तो स्पेसिफिकली अलग से एक प्रॉब्लम है, वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। जो आप अगर जो हटा दें वहां पे, कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दें फॉरेन फ्लोज पे, तो आपका रिटर्न इज मोर लेस सिमिलर टू यूएस रिस्क फ्री रिटर्न्स, जो यहाँ पे रिस्की रिटर्न्स हैं। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि एफपीआई इतना जल्दी में आएंगे। प्रॉब्ली एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, वो है हमारा बजट, जो 1 तारीख को अनाउंस होगा फरवरी में। अगर जो वहां पे कुछ इम्पीटस मिले कंजम्पशन को या कैपिटल गेन्स को, तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया हो सकता है हमारे मार्केट के लिए स्पेसिफिकली। सो लेकिन कितना आपको लगता है कि क्योंकि बजट पर हम बात कर ही रहे हैं, तो एक तो आपकी विश लिस्ट अगर आपने तैयार कर रखी है तो वो क्या होनी चाहिए, और दूसरा देखिए हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पर हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स काफ़ी मजबूत है। जितना इम्पैक्ट हो रहा है वो हम ग्लोबली होता हुआ देख रहे हैं, उसी को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। अब ऐसे में Q3 रिजल्ट्स एक ट्रिगर है, बजट भी एक ट्रिगर है, तो क्या कुछ ऐसे कदम ग्लोबल फैक्टर्स का प्रकोप कम करने के लिए हमें उठा लेने चाहिए बजट में अब की बार? क्योंकि अब की बार बहुत उम्मीदें हैं, फुल बजट होगा, पूर्ण बजट होगा, इंडस्ट्री को भी उम्मीदें हैं, एक आम टैक्स पेयर को भी उम्मीदें हैं। दिनशॉ जी देखिए, पहली चीज तो ग्लोबली आई डोंट थिंक इतना कुछ खराब हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह तो रहे ही हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत बढ़िया किया था, तो वो कंटिन्यू रहे हैं। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। और दूसरा, जैसे ट्रम्प आ रहे हैं तो मुझे लगता है यूएस स्ट्रांग ही होगा, वीक नहीं हो सकता है। सो दैट वे, सो वो गिवन ऑन द साइड। लेकिन आपने जो बजट की बात की, आई थिंक इस बार काफी अहमियत रखेगा वो इवेंट, पहले नॉर्मली नहीं होता था। आप नोटिस किए होंगे कि स्लो डाउन जो चालू हुआ, वो एक्चुअली चालू हुआ जब, मतलब पहले से ही चालू था, लेकिन एग्रावेट कब हुआ, जब गवर्नमेंट बोला मैं अपना केपेक्स कम करने वाला हूं। और केपेक्स कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डेफिसिट था, जो उन्होंने पहले जो वोट ऑन अकाउंट लिया था फरवरी में लास्ट ईयर के, तब उन्होंने बोला था कि डेफिसिट 5.1% रहेगा। और जैसे ही फाइनल बजट प्रेजेंट किया, तब उन्होंने बोला नहीं, अभी हमने उसको कम करके हमने 4.9 कर दिया है, फिस्कल प्रूडेंस के चलते एंड ऑल दैट। एंड दे वर होपिंग कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स किक इन होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, आप ये समझिए कि एक रियल इंटरेस्ट रेट जब 2% के ऊपर चला गया था, तो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स डजंट मेक सेंस, एंड स्पेशली इन अ वीकनिंग डिमांड सिनेरियो, तो वो तो बिल्कुल डिडंट मेक सेंस। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर केपेक्स आया नहीं, और उसके चलते जो ड्रॉप था हमारे कंजम्पशन में, वो काफी हद तक एक्सेलरेट हो गया। और इसीलिए रूरल का तो पहले ही वीकनेस था, अर्बन में भी क्रीप इन हो गया। तो हमें यही लग रहा है कि ये बजट में, एक तो पहली चीज तो आपको थोड़ा टैक्स रेट के साथ थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, इम्पीटस देने को कंजम्पशन को, मे बी टेम्पररी, लेकिन एक कंजम्पशन के लिए यू कैन कट डाउन द टैक्स रेट्स और गिव सम इंसेंटिव्स। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा पहले तो। और दूसरा, हमें लगता है कि केपेक्स जो हमने कट किया था, वो वहां पे काफी एग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा टू गेट द केपेक्स इन। क्योंकि ये केपेक्स का जो साइकिल होता है, वो 1 से 2 क्वार्टर के बाद ही इम्पैक्ट आता है इन कंजम्पशन स्पेस। तो अगर जो पिकअप होगा केपेक्स वगैरह, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड केपेक्स, तो हमें लगता है कि वो वहां पे काफी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। तो दीज आर द 2 मेजर वंस। बहरहाल कैपिटल गेन, जैसे मैंने बोला कि प्लीज डू नॉट ट्रिगर, 12.5 का रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का। सब लोग ये बोलते हैं बड़ा ऑड नंबर है, उसको कुछ तो इवन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए आज की तारीख में। इफ एनीथिंग, गो बैक टू द ओल्ड रेट। वो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वी आर ओपन टू मार्केट सजेशंस आल्सो। कंजम्पशन थीम पर मैं बात करना चाहती हूँ, और यहाँ पर एफएमसीजी और पूरा ओवरऑल जो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट का जो पैक है, उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा फोकस करें। अब जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं और जिस तरह की Q3 अपडेट्स भी कंपनियों को लेकर समझ में आ रही है, कम से कम एफएमसीजीज की, अच्छा खासा दबाव यहाँ पर आने की संभावना है, इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ने वाली है। एक जो ट्रेंड अर्बन में हम स्लो डाउन देख रहे हैं, और जहाँ तक रूरल की बात है, वहाँ पर भले ही थोड़ा सा सिचुएशन में सुधार आया है, लेकिन उस गति से नहीं आया है जितनी हमको और आपको उम्मीदें थी या जितनी कंपनियों को उम्मीदें थी। तो अब ये जो सिचुएशन है, किस तरह से आगे सुधरती हुई आपको दिखाई दे रही है?
है, जो आपने बूस्ट कहे जरूरी है देना, वो तो बजट में सरकार को ध्यान में रखने ही चाहिए, लेकिन कंपनियों के लिहाज से अब कहाँ कहाँ रेड फ्लैग्स हैं जो आने वाली कम से कम इस कैलेंडर ईयर के 6 महीने में आपको लगता है कि रहेंगे ही रहेंगे? देखिए, रूरल कंजम्पशन की अगर जो बात करें तो एक्चुअली रूरल कंजम्पशन का मेजर जो कंजम्पशन फ्लो होता है वो नॉन फार्म इनकम से होता है। सब लोग ये सोचते हैं कि रूरल होगा तो फार्म इनकम की बात हो रही है। मैंने पहली बार ही गवर्नमेंट को सुना है बोलते हुए कि हम लोग रूरल इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह पुश कर रहे थे, दैट इज नॉन फार्म इनकम। तो मुझे लग रहा है कि वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसलिए वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं। दूसरा, फार्म साइड पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आप देखिए कि क्रॉप्ड एरिया काफी हद तक थोड़ा ऊपर है, 4-5% शायद क्रॉपिंग बड़ा है इंडिया में, ये विंटर सीजन की बात करें तो। और आप रिजर्वॉयर लेवल देखें तो काफी हेल्दी है, तो इसलिए प्रॉब्लम पानी का तो नहीं होगा, इरिगेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है रूरल का इतना बड़ा इशू होने वाला है जितना अर्बन का आज की तारीख में है। अर्बन का आप देखें तो जैसे मैंने बोला कि द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद, एक तो पहले तो जो केपेक्स काटा तो उसके चलते जो वो जो फ्लो था, मनी फ्लो इनटू द सिस्टम, वो थोड़ा कम हो गया। दूसरा, आरबीआई ने टू कंट्रोल द रूपी उन्होंने लिक्विडिटी सक आउट करना चालू कर दिया, विच वाज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। आई मीन आप बेसिकली जो बैंक्स थे जो विश टू लेंड आउट फॉर कंजम्पशन, उन्होंने अपना लेंडिंग रोक दिया, तो उसकी डिपॉजिट रेज नहीं हो रहे थे टाइम पे। ऑलरेडी आपने देखा है जो मेजर मेजर बैंक्स ने जो नंबर्स दिए हैं, द लोन ग्रोथ हैज बीन वेरी स्मॉल, आई मीन सिंगल डिजिट्स लोन ग्रोथ हुई है, जबकि डिपॉजिट्स ग्रोथ इज इन डबल डिजिट्स। तो इट्स ऑब्वियस कि बैंक्स आर वेरी वेरी ऑफ लेंडिंग, तो वो भी अब एसेट क्वालिटी को थोड़ा संभाल के काम कर रहे हैं। तो इसके चलते कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली वर्क अगर जो लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाए, इंटरेस्ट रेट्स कट हो, तो पीपल कैन बोरो मोर। तो वो आई थिंक इज मोर ऑफ अ फिस्कल इशू देन एक्चुअली द गवर्नमेंट इशू। तो इसलिए ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि प्रॉब्ली एक कंबाइंड फोकस चाहिए इस पे, इस प्रॉब्लम पे, इसलिए जाके आगे जाके, और आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज क्वाइट अवेयर ऑफ दिस, इसलिए दोनों साइड से अगर जो बजटरी पुश मिले और फिस्कल पुश मिले, मॉनेटरी पुश मिले, तो दोनों साइड से काम बहुत बढ़िया हो सकता है। दिनशो, आपसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है बाजार और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, लेकिन ये जो शो है ना, इस शो में हमारी कोशिश ये भी होती है कि जो हमारे मेहमान हैं, जो बाजार के दिग्गज हैं, जो निवेश के दिग्गज हैं, उनको लोग एक निवेशक के तौर पर भी जाने। दिनशो ईरानी का अगर मैं पैसों के साथ नाता समझना चाहूँ तो क्या है आपका मनी रैपो, क्या होगा, कैसा रिलेशनशिप है आपका पैसों के साथ? जी, मेरा खुद का पैसा है वेरी फ्रिवलेस विद, पर मेरे जो इन्वेस्टर का पैसा होता है ना, वो बड़ा संभाल संभाल के मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए। लेकिन मेरा खुद का 100% इक्विटी है मेरा। आई मीन थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह होगा यहाँ वहाँ, अच्छा। लेकिन बल्क ऑफ इट इज इक्विटी, बिकॉज मैं टोटल बिलीवर हूँ कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी जो इतना बढ़िया करने वाली है, अब आज की तारीख में हम 5th प्लेस है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और हम वेरी शॉर्टली तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, 3-4 सालों में हम तीसरे नंबर पहुंचे। ऐसे ग्रोथ वाली इकोनॉमी में इक्विटी इज द ओनली वन विच विल आउट परफॉर्म एवरी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़े आपको टाइम फेज में दिखेगा कि शायद गोल्ड ने बेटर कर लिया है, या कभी रियल एस्टेट बेटर कर देगा, या कभी डेट आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में इक्विटी को कोई बीट नहीं कर सकता, इक्विटी रिटर्न को। इसलिए आई एम अ टोटल बिलीवर इन इक्विटी, एंड आई थिंक ऑल इन्वेस्टर्स शुड लुक एट, थोड़ा अपने रिटायरमेंट के लिए वगैरह साइड में रख लीजिए, लेकिन इक्विटी में रिटर्न आपको कोई कंपीट नहीं कर सकता वहां पे। तो जरा मुझे एक बात बताइए, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में अगर पूरा का पूरा आपने पैसा जो है इक्विटी में डाल रखा है, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजाइज करके डाला होगा, रातों को नींद आ जाती है एकदम चैन से, सुकून से? हाई ब्लड प्रेशर की तो कोई बीमारी नहीं है आपको, चैन की नींद सोते हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, स्वस्थ बिल्कुल हैं? नहीं। मैं मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था स्ट्रेस टेस्ट कर लो एक बार, हाँ। तो मैंने करवाया, बहुत बढ़िया आया था, बीपी वगैरह सब टाइम पे। तो मैंने उनको ये बोला कि हमारा भैया रोज का मेरा स्ट्रेस टेस्ट करता है, तो आप क्या मेरे को साल में एक बार करने देंगे? तो इसलिए टचवुड बहुत ही बढ़िया है, आराम से नींद आती है, बिल्कुल हाँ, चैन की नींद आती है। चलिए टचवुड, यहाँ पर आप हमेशा ही स्वस्थ रहें। लेकिन दिनशो, आपके आपके इन्वेस्टमेंट के सफर में ऐसी कोई चीज तो होगी ना जो आपने गलत फैसला कहीं पर ले लिया होगा, या आपको लगा होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था, वो क्या सीख रही होगी? जी, एक सीख जो रही है वो रियल एस्टेट की रही है। गलत अच्छा। हमेशा फैसला किया मैंने, हाँ, जब भी मैंने सोचा है कि रियल एस्टेट लो, हाँ,
इतना वेटिंग पीरियड हाई हो जाता है हमारा ओहो हो। कि हम सोचते हैं कि इक्विटी में डालते तो बेटर था देन पुटिंग इन रियल एस्टेट। तो वो ही हमारे फैसले गलत रहे मेरे एटलीस्ट। तो हमेशा जब भी रियल एस्टेट में मैंने डाला है, माय रिटर्न हैज बीन वेरी लेसर देन व्हाट आई कुड हैव अर्न्ड इन इक्विटी। सो दैट इज द ओनली रॉन्ग हाँ, शायद आई हैव डन इन अच्छा, लाइफ। पहला निवेश आपका क्या था दिनशो, अगर आप शेयर कर सके तो? जी बॉम्बे की रियल एस्टेट थी। एक से तो निकल गया हूं मैं, दूसरे हाँ, में अभी भी अटका हुआ हूँ। अरे बाप रे। रिटर्न कोई आई थिंक 10 साल हो गए शायद उस इन्वेस्टमेंट में मेरे को। ओहो। और रिटर्न इज अ वेरी पेडेस्ट्रियन, जो इन्फ्लेशन भी मीट नहीं करते हुए वैसे रिटर्न हुए। 4-5% कुछ रिटर्न मिले हैं मुझे इस पे। अरे एंड बाप दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेलिंग आउट। रे, अरे मैं बाप होप रे। कर रहा हूँ कि एक जो आप रोज सुनते हैं ना रैली के बारे में कि बॉम्बे में रियल एस्टेट बहुत हॉट है, शायद मेरे रियल एस्टेट, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ बॉम्बे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आउटस्कर्ट्स में लिया है। सेंट्रल लोअर परेल में मैंने इन्वेस्टमेंट डाला था एंड हैजंट वर्कड आउट एट ऑल। सो लेकिन लेकिन ऐसे आपने अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स तो देखिए बनाए ही होंगे। बकेट लिस्ट में अब तक क्या कुछ हो चुका है और अब आप क्या क्या करने जाने वाले हैं अपने खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट के जरिए? क्या क्या सपने पूरे किए हैं, जरा बताइए। जी एक्चुअली सपनों का तो प्रॉब्लम ये होता है कि कभी पूरे होते ही नहीं है। तो हमेशा आपको चाहिए होता है कि कुछ ज्यादा ही हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी मैंने आज तक अचीव किया है वो काफी हद तक बड़ा पीसफुली किया है। हेल्थ का कोई इशू हुआ नहीं। सो बिल्कुल ही चैन से जो भी किया है वो किया है। तो आई डोंट सी, इतना एस्पिरेशंस भी नहीं होता है लाइफ में आफ्टर यू अचीव्ड अ सर्टेन लेवल। सो आई एम हैप्पी। ये बहुत अच्छे फेज में और स्टेज में हैं आप, मतलब लाइफ के काफ़ी बैलेंस्ड आप जी भी रहे हैं। लेकिन एस्पिरेशंस का आपने जिक्र किया और क्योंकि एक बहुत ही युवा फंड हाउस है आपका भी, तो ऐसे में युवाओं से तो आपका संपर्क होता ही होगा, उनसे मिलते तो होंगे। आपके घर में भी बच्चों के साथ जब आप बातचीत करते हैं, मैं जेनजीज की बात कर रही हूँ या अगर मैं मिलेनियल्स की भी बातचीत कर रही हूँ, तो कितना आपको लगता है कि फाइनेंशियल जनरेशन गैप आ चुका है? क्योंकि आप और हम तो कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल समझाए जाए, लेकिन जेंजीज और मिलेनियल्स एक अलग ही निवेश की परिभाषा को समझते हैं आजकल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप जाने मानेंगे नहीं। मैं जब उनकी बातें, मतलब मेरे बच्चों की बात कर ले, दोनों 27 साल के हैं, में अच्छा। ट्विंस है मेरे पास। तो अच्छा। उनसे मैं जब बात करता हूँ और मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे ये लोग ऐसे सब चीजों में पैसे। लाइक मेरा बेटा बोलता है मैं पोकीमोन के कार्ड लिए हैं और वो ऑलरेडी मैंने 1000 यूरो में लिए थे और उसका 2500-3000 यूरो हो गया है उनका भाव। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे ये सब सोच के करते हैं। मतलब हमारे टाइम में तो इक्विटी के अलावा कुछ होता नहीं था। सो दैट वे तो बड़ी बहुत ही अलग जनरेशन है ये। और मुझे बहुत बड़ा होप है इस जनरेशन से, क्योंकि आई थिंक जो एग्रेशन हमारे में नहीं था वो इस जनरेशन में। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में इंडिया में हो रहा है, जो यूथ हमारा है, दैट इज द वन विच विल कैरी द बैटन अक्रॉस फॉर हायर एंड हायर पोजिशन, नॉट ओनली इन इक्विटीज बट डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। तो एक जो चीज़ जो मुझे भी समझ में आती है दिनशो, जब भी मैं शो करती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे व्यूअर्स से भी बातचीत करते हैं, उनमें किसी भी एसेट क्लास को लेकर लॉयल्टी नहीं है। माइंडसेट उनका भले ही निवेश करने का बहुत पहले से है कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझते हैं, लेकिन किस एसेट क्लास को दिनशो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उसकी समझ थोड़ी सी कम है। अभी भी जो इंटेंशन होती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो रिटर्न कमाने को लेकर ज्यादा है कि बस कमाई हो जाए हमारी? जी बिल्कुल, वो क्योंकि हमारे हमें इक्विटी क्यों पसंद है, हमें हाँ। इक्विटी इसलिए पसंद है क्योंकि आप एक उसको आप आइटमाइज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है ये स्टॉक में तो मैं ये स्टॉक नहीं लूंगा, या तो मुझे अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी सस्ता है, गिवन दैट अर्निंग्स ग्रोथ इज एट दिस बेसिस, अगले 3 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये सब जो दूसरी एसेट क्लासेस है लाइक बिटकॉइन हो गया, या उसमें आप कैसे क्लासिफाई करोगे ये सब? और इट्स सच अ वोलेटाइल क्लास ऑल्सो कि वैल्यूएशन कहाँ से लाओगे, क्या करोगे? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन ये उसके बियॉन्ड कुछ सोच सकती है। बट जैसे मैंने बोला कि यंगर जनरेशन जो है उनका अलग ही तरीका होता है देखने का, उनका अलग ही जरिया होता है देखने का। जैसे मैंने बोला पोकीमोन कार्ड, तो मैंने उसको पूछा, मैंने क्या सोच के आपने लिया पोकीमोन कार्ड? कहते नहीं ये पहला पब्लिशिंग था, नंबर 1 एंड मिंट कंडीशन में है, इसके जैसे सिर्फ 2 ही हैं मार्केट में। तो वो सब अपने अलग से तरीके से ढूंढ के लाए थे। बट एनीवे द पॉइंट इज कि रिटर्न मिल रहा है तो अच्छा है, और क्या। सो वो भी बिल्कुल, यहाँ सीखेंगे। पर
गहरी समझ की जरूरत है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आप हैं उनके पास, उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, तो कभी भी कोई भी समस्या हो तो सीधा आपके पास पहुंच सकते हैं। तिंशा, मेरे पास सवाल बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि इस एपिसोड का दूसरा भाग भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल मेरा समय समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया आज मुझे। धन्यवाद कविता फॉर शो पे आमंत्रित करने के, और बिल्कुल आऊंगा दूसरे भाग के लिए। डन, धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ निवेश की एबीसीडी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और नए मेहमान के साथ। नमस्कार।